हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। ये रोज रात 9 बजे साथी आप सभी के लिए यूपीएसआई की बेहतरीन तैयारी कराने के लिए जो मूल विधि, संविधान और साथ ही आपका जीके का पोर्शन है 100 क्वेश्चन, 100 नंबर वाला, 40 क्वेश्चन 100 नंबर वाला, उसके लिए मैं आप सभी के लिए क्लास लेकर आता हूं। एक चीज मैं आप सभी को बताऊं, अभी जो हम सब लोग कर रहे हैं, ये जो 54 शिफ्ट 2021 में हुई है, वो 54 शिफ्ट है। उन्हीं को एक एक शिफ्ट करके हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। हर दिन एक एक शिफ्ट आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपने ईमानदारी से 54 शिफ्ट ये देख ली, 27 साथी जो 2017 वाली थी वो देख ली, अब बहुत अच्छे लेवल पर अपने आप को पाओगे और बहुत सारे क्वेश्चनों का उत्तर आपको बिना किसी थ्योरी के आने लगेगा। जो बच्चे समझदार है, मेहनती है, जो एग्जाम निकालेंगे, जिनको पता है, आप देखोगे कि उसमें किस तरीके से चीजें आपको हेल्प करेंगी। भारत में ऑनलाइन समाचार सामग्री किस मंत्रालय के दायरे में आती है? जो ये ऑनलाइन साथी समाचार होते हैं, जैसे आप लोग डिश टीवी पर देखते हैं, डीडी न्यूज देखते हैं, प्रसार भारती देखते हैं, वो सब इनमें से कौन सा मंत्रालय है? क्या इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या साथी सूचना प्रसारण मंत्रालय? बहुत सावधानी से आपको सोच समझ के इसका उत्तर देना है कि जो ये ऑनलाइन न्यूज़पेपर होते हैं, ये इनमें से किस मंत्रालय के तहत? तो याद रखिएगा, पीआईबीबीसी के तहत आता है, पीसीआई या प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसी के तहत आती है। सभी लोग लिखते रहिएगा, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया भी इसी के तहत आती है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, इसी के सहित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे का एफटीटीआई जो है वो भी आता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन 1951 में बना, प्रसून जोशी जिसके अध्यक्ष है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत, तो ये जो फिल्मों को जो मंजूरी वगैरह देने वाली काम होता है, ये भी इसी मंत्रालय के तहत केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के द्वारा होता है। तो ये साथी प्रसार भारती हो गया, वो भी इसी के तहत, दूरदर्शन और डीडी नेशनल ये सब जो आते हैं, प्रसार भारती, डीडी न्यूज वगैरह। तो ये कौन सा है? इसी के तहत ऑनलाइन समाचार सामग्री। याद रखिएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसके वर्तमान कैबिनेट मंत्री कौन है? याद रखिएगा, अश्विनी वैष्णव। इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। इसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। पहले का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। किसी वर्ड डॉक्यूमेंट में किसी पाठ्य को पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन में सेट करने के लिए किस संरेखण या अलाइनमेंट का उपयोग किया जाता है? किस अलाइनमेंट का? आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट पर लिख रहे हो, एमएस वर्ड पर आपने कुछ ना कुछ टाइप किया होगा, लिखा होगा, उस पर अलाइनमेंट सेट करने के लिए कि पृष्ठ के बाएं और दाएं दोनों मार्जिन बिल्कुल सटीक रहे, इसके लिए याद रखिएगा, जस्टिफाइड करते हैं। क्या करते हैं साथी? जस्टिफाइड करा जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है? जस्टिफाइड किया जाता है। दूसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश मौलिक शिक्षा अधिनियम को कब अधिनियमित किया गया? उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट को कब अधिनियमित किया गया? कई सारी चीजें इसमें पूछूंगा। इसमें साथी कई सारी यूपी या संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत, जो उस समय यूपी का नाम हुआ क्या हुआ करता था? संयुक्त प्रांत। तो संयुक्त प्रांत जो राजस्व अधिकारी, राजस्व कर्मचारी विनियमन, ये किस वर्ष आए? राजस्व कर्मचारी के लिए जो रेगुलेशन थी, ये साथी किस वर्ष आई थी? उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से पहले जो थी, इससे पहले कौन सी राजस्व संहिता लागू थी? उत्तर प्रदेश में कौन सी राजस्व संहिता लागू थी? फिर पूछा, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन कानून कब आया? जमींदारी उन्मूलन कानून कब आया? जमींदारी उन्मूलन कानून कब आया? ठीक है भैया। फिर आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा अधिनियम, उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब आया? उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट कब आया? फिर आपसे पूछा है इसमें साथी उत्तर प्रदेश में
जो मुफ्त निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए, निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा के लिए नियम कब बने? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये नियम किस वर्ष पारित किए गए? ये नियम साथी किस वर्ष बने? जो उत्तर प्रदेश में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा है, इसको लेकर साथी नियम कब बने? निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा जो है, इसको लेकर नियम कब बने? यह सब आप बताइए। यूपी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया? यूपी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब आया? यूनाइटेड प्रोविंस रेवेन्यू ऑफिसर्स रेगुलेशन, राजस्व अधिकारी विनियमन कर दीजिए इन्हें, राजस्व अधिकारियों के लिए। तो लिख लीजिएगा, इसमें लिख लीजिएगा, यह साथी उत्तर प्रांत या संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंस राजस्व अधिकारी विनियम, यह 1803 में आई। इससे पहले 1901 की राजस्व संहिता थी। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950 में। उत्तर प्रदेश आधिकारिक भाषा जो आया, यह 1951 में। पंचायती राज एक्ट 1947 में। और 2011 में याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ने निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा नियम, यहां पर मौलिक शिक्षा अधिनियम, प्रदेश उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट, ये 1972 में आया। उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन एक्ट कब आया? आप कहोगे 1972 में। एक बार बताइए कि शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? शिक्षा किस अनुसूची का विषय, मतलब अनुसूची 7 में किस सूची का विषय है? जो अनुसूची 7 जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन है, उसमें पूछा है शिक्षा, यह साथी किस सूची का विषय है? ये किस सूची का विषय है? यह साथी किस सूची का विषय है? याद रखिएगा 2011 वाले जो ये रूल्स है, इन्हें भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। ये भी साथी पेपर में आ चुके हैं, ये भी पेपर में आ चुके हैं। किसे उत्तर प्रदेश ने इन रूल्स को कब लेकर आया? तो अच्छे से याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश ये जो रूल्स है, ये साथी 2011 में लेकर आया। उत्तर प्रदेश ये जो रूल्स है कब लेकर आया? ये साथी 2011 में लेकर आया। समझे मेरी बात? चलिए, तीसरे का उत्तर है आपका बिल्कुल से। इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जमींदारी उन्मूलन 1950, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1951, पंचायती राज 1947, शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। 1498 में भारत पहुंचने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? वास्को डिगामा। आपको याद होगा कालीकट पहुंचा। वास्को डिगामा कहां का रहने वाला था? जो समुद्री मार्ग से, जो सती समुद्री मार्ग से कालीकट पहुंचा, समुद्री मार्ग से यह केरल के कालीकट तट पर पहुंचा, समुद्री मार्ग के रास्ते 1498 में। तो सबसे पहले आप देखोगे साथी पुर्तगाली आए, पुर्तगालियों के बाद में याद रखिएगा डच आए, डच के बाद में ये अंग्रेज आए, अंग्रेजों के बाद में ये डेनमार्क वाले आए, डेनिश जिनको कहते हैं, और डेनिश के बाद में फ्रेंच, फ्रेंच आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली, और ये क्रम भी याद कर लीजिएगा, पी माने पुर्तगाली, डी माने डच, ई माने अंग्रेज या बी माने ब्रिटिश, डी माने साथी डेन्स माने डेनमार्क के लोग, और फ्रेंच। इस प्रकार से लोग आए हैं। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली, सबसे पहले भी पुर्तगाली आए, और सबसे बाद में भी क्या आए? सबसे बाद में भी यही लोग गए। चौथे का उत्तर ए। जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? जल प्रदूषण, इसी के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना। इसी के तहत क्या बना? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की स्थापना हुई, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। आपको बताना वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया? वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया? यह बताइए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? या एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? इसी प्रकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बताइए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? जैव विविधता अधिनियम, जैव
विविधता अधिनियम भारत में कब आया? यह बताइए। सार्वजनिक देयता अधिनियम, सार्वजनिक देयता अधिनियम कब आया? पब्लिक लायबिलिटी एक्ट, यह साथी किस वर्ष आया? सार्वजनिक देयता अधिनियम। एक बार अब सभी उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई की तैयारी करने वाले सभी भाइयों से कहना चाहूंगा, सभी बहनों से, कि बच्चा इसको हल्के में मत लो, इसको आप लोग बिल्कुल इजी मत लो, आप परेशान हो जाओगे। मैं आपको बता रहा हूं, जब आप सोच रहे हो डेट नहीं आई, डेट पर आने पर पढ़ोगे, अरे डेट आने पर तो तुम वैसे भी पढ़ोगे, लेकिन एग्जाम नहीं निकलेगा, इस बात को याद रख लीजिएगा। वायु प्रदूषण 1981, पर्यावरण संरक्षण 1986, जैव विविधता 2002, वन्यजीव संरक्षण 1972 और सार्वजनिक देयता अधिनियम 1991। सार्वजनिक देयता अधिनियम, इन सब में सबसे पहला प्रदूषण पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित सबसे पहला था 1974 का जल प्रदूषण रोकथाम। सबसे पहला कौन था? जल प्रदूषण रोकथाम, जल प्रदूषण रोकथाम। पांचवें का उत्तर डी। छठा, यदि कोई विदेशी नागरिक अश्लील सामग्री प्रकाशित करने के लिए भारतीय सर्वर का उपयोग करता है तो वह किसके तहत दंडनीय हो सकता है? विदेशी कानून, विदेशी साइबर कानून के तहत, भारत में साइबर कानून के तहत, दोनों के तहत, दोनों में कोई नहीं। आपको याद होना चाहिए साथी, हमारी जो भारतीय नागरिक संहिता है, भारतीय नागरिक संहिता अनुच्छेद, इसकी जो धारा 1(5) है, वो बीएनएस का जो विस्तार है, अगर भारत में स्थित किसी कंप्यूटर संस्थान को लक्ष्य बनाकर, किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर, किसी कंप्यूटर रिसोर्स को, कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर यदि साथी कुछ अपराध किया जाता है, भारत के बाहर से कोई अपराध, विदेश से अपराध, तो बीएनएस के प्रावधान लागू होंगे। इसी प्रकार याद रखिएगा, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, इसकी कौन सी धारा? अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशन, अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशन, अश्लील सामग्री के ऑनलाइन प्रकाशन, साइबर प्रकाशन और साथ ही प्रसारण पर रोक लगाती है, प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगाती है। इसमें बताइए, तो आप याद रखिएगा, भारत की सीमाओं के अंदर कोई अपराध हो रहा है, वो सर्वर कहां पर स्थित है? भारत के अंदर सर्वर है, तो भारत में स्थित कंप्यूटर संसाधन को, इसे साथी भारतीय कानून के तहत दंड दिया जाएगा। वो अपने उसके देश में ऐसा करना अपराध होना हो, लेकिन भारत में जो साइबर कानून है उसके तहत उसको दंड दिया जाएगा। और आईटी एक्ट साल 2000 की धारा 67, कौन सी? धारा 67, इस पर रोक लगाती है। पहली बार में 3 वर्ष तक का कारावास प्लस इसमें साथ ही जुर्माने का प्रावधान है। दूसरे में कारावास 5 वर्ष तक का बढ़ जाता है, 5 लाख का जुर्माना, दूसरे में 10 लाख का। छठे का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से मांसाहारी का एक उदाहरण, इनमें से कौन सा एक मांसाहारी है? धारा 67 तुमने किसी ने नहीं लिखा कि धारा 67 लिख दें। पहली बार में याद रखिएगा, 5 लाख रुपए का जुर्माना है, 3 वर्ष तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना। दूसरे में 5 वर्ष तक की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना यदि वही अपराध दोबारा करते हो। मांसाहारी का एक उदाहरण। तो यह साथी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। आपने साथी फूड चेन, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा, खाद्य श्रृंखला के बारे में पढ़ा होगा। तो खाद्य श्रृंखला में साथी ऑटोट्रॉफ आते हैं। क्या आते हैं? ऑटोट्रॉफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो साथी पेड़ पौधे होते हैं। भाई खाना बनाने की क्षमता भगवान ने किसको दी है? पेड़ पौधों को। ये अपना खाना खुद बनाते हैं। पेड़ पौधों को कौन खाता है? जो साथी शाकाहारी होते हैं, हर्बीवोर, जो शाकाहारी होते हैं। ये शाकाहारी, ये साथी प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। और शाकाहारियों को कौन खाते हैं? मांसाहारी, मांसाहारी जिनको कार्निवोर कहते हैं। तो गेंडा, भालू जैसा जानवर, कोआला और हिरन,
ये सब शाकाहारी है, लेकिन शेर जो है ये साथी मांसाहारी है। शेर कैसा है? ये मांसाहारी है। पादप निकाय के किस भाग को पौधों का खाद्य कारखाना कहा जाता है? प्लांट बॉडी के किस भाग को प्लांट्स का फूड फैक्ट्री कहा जाता है? ये बताइए, प्लांट्स में, पादप में जल, वाटर और जो मिनरल होते हैं ये किस ऊतक के द्वारा सप्लाई होते हैं? किस टिश्यू के द्वारा ये साथी सप्लाई होती है? किसकी? जल और खनिज वगैरह की। जबकि जो पत्तियों में खाना बनता है, भाई जाहिर सी बात है, सोचो खाना कहां बनता है? आप कहोगे सर खाना तो पत्तियों में बनता है। खाना कहां बनता है? पत्तियों में। तो पत्तियों से जो खाने की सप्लाई होती है, जो पत्तियों से पेड़ के संपूर्ण सभी अंगों को खाने की सप्लाई, यह किस टिश्यू के द्वारा होती है? अब यहां पर साथ ये भी बताना है, जो कोई फ्लावर होता है, पुष्प होता है, कोई फूल होता है, उसका साथी जनन अंग की बात करें, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जनन अंग की बात करें, तो महिला जनन अंग को क्या कहते हैं? महिला जनन अंग को क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। और साथी पुरुष जनन अंग को क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या कहते हैं? तो लिख लीजिएगा, जल, खनिज आदि ये जाइलम सप्लाई करता है। खाना आदि ये फ्लोएम सप्लाई करते हैं। जबकि पत्तियों में फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा यहां पर साथी खाना बनता है। 6CO2 प्लस 6H2O, साथी प्रकाश की यहां पर C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन, तो यह ग्लूकोज बनता है। जबकि पेड़ों में यह खाना जमा किसके रूप में होता है? स्टार्च के रूप में। बनता ग्लूकोज है। महिला वाले पार्ट को पिस्टिल कहते हैं। क्या कहते हैं? पिस्टिल। महिला वाले पार्ट को क्या कहते हैं? पिस्टिल। जबकि पुरुष वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेमेन। स्टेमेन, ठीक है भैया। ये क्या हो जाता है? पिस्टिल। ये हो जाता है स्टेमेन। तो 8वें का उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है। इसी में स्टाइल, फिलामेंट और ओवेरी पाई जाती है पिस्टिल वाले भाग में। स्टेमेन में याद रखिएगा एंथर, पोलिन ग्रेन्स वगैरह। 8वें का उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है। क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो प्रकाश की ऊर्जा, प्रकाश को कैच करता है। क्लोरोफिल के मध्य में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्लोरोफिल के मिडिल में, क्लोरोफिल के सेंटर में कौन सा तत्व पाया जाता है? सब लोग उत्तर देना। किसके मामले में यह निर्धारित किया गया था कि विधायन के विकल्प के तौर पर अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता? कि अब कानून ना बनाकर, विधि ना बनाकर, कानून ना बनाकर, कानून ने बनाकर, आप बार बार कानून ने बनाकर बार बार अध्यादेश ला रहे हो, तो ऐसा करना असंवैधानिक है। भाई अध्यादेश भी तो कानून के जैसा ही होता है। तो सरकार कभी कभी क्या करती है? बार बार अध्यादेश को आगे बढ़ाती है और कानून नहीं बनाती। इसको लेकर एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट चले गए और उस केस के फैसले में ऐसी बात कही गई। उस केस के फैसले में, अब समझिए, AK रॉय जो केस है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। जो रासुका को संवैधानिक बताया, रासुका को संवैधानिक बताया है, रासुका को संविधान के अनुकूल संवैधानिक कहा है कि जो रासुका अधिनियम है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अच्छे से याद रखिएगा, यह संविधान का विरोध नहीं करता, संविधान को उल्लंघन नहीं करता, यह कॉन्स्टिट्यूशनल है। यह किस केस में बताया? सभी जितने भी तुम लोग देख रहे हो, एक एक बच्चा यह लिखो, किस केस के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 को संवैधानिक माना है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल माना है? AK रॉय केस, AK गोपालन केस, AK गोपालन केस यह बहुत ही चर्चित केस रहा। इसमें साथी निवारक निरोध को सही माना था, निवारक निरोध को उचित माना। निवारक निरोध को क्या माना? उचित, पहली बात। दूसरी बात, इसमें इन्होंने कहा कि जो हमारे यहां अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, इसके लिए साथी केवल विधि की प्रक्रिया, यह नहीं कहा गया
कि विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, यह सरकार के ऊपर है कि वो किसी भी प्रक्रिया, वो प्रक्रिया कानूनी हो, उसके आधार पर आपसे अनुच्छेद 21 की जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छीन सकती है कि बात नहीं कही गई है। यह बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल केस था, ए.के. गोपालन 1951। इसमें साथ ही तत्कालीन सरकार ने ए.के. गोपालन नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था। अब उसके बाद में मेनका गांधी केस में इसको पलटा है। मेनका गांधी केस जो था, तो मेनका गांधी केस 1978 में, मेनका गांधी केस 1978 में यह सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, इनका गोल्डन ट्रायंगल, ये अधिकारों का गोल्डन ट्रायंगल हो गया कि अगर आप किसी के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छीनना चाहते हैं तो प्रक्रिया तो होनी चाहिए, साथ वो प्रक्रिया रीजनेबल भी होनी चाहिए, वो प्रक्रिया उचित भी होनी चाहिए। ऐसे नहीं मनमर्जी हो। यह किसमें कहा? ए.के. गोपालन में। उचित प्रक्रिया की बात नहीं कही। इस केस को, फैसले को किसमें बदल दिया, किसमें पलट दिया था? मेनका गांधी केस में। और ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, ये डीसी वाधवा केस है। डीसी वाधवा बनाम बिहार सरकार। इस केस के फैसले में यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधिया कानून ना बनाकर बार बार अध्यादेश जारी करना यह साथी संविधान का उल्लंघन है, असंवैधानिक है। 9वीं का उत्तर सी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? पहले यह भी मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकारों से निकाल दिया गया। 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर, वरना संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था, इसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक साथी वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 300A के तहत इसे एक स्टैच्यूटरी अधिकार बना दिया गया है, इसे साथी एक वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। किसके तहत इसको वैधानिक अधिकार बना दिया गया? सर 1978 के 44वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 300A, जिसे अनुच्छेद 300 का भी कहेंगे। 10वें का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। स्वस्थ लाल रक्त कोशिकाओं के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है जिसकी कमी के कारण अनीमिया हो जाता है? अनीमिया मतलब खून में रक्त की कमी हो जाती है, अरक्तता, या ये कह सकते हैं खून में आयरन का अभाव हो जाता है। यह विटामिन B12 की कमी से ज्यादा होता है। यह विटामिन B12 की कमी से। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। जो क्लोरोफिल की हम लोग बात कर रहे थे, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल के सेंटर में क्या पाया जाता है? सभी लोग खींच करके उत्तर दीजिए कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा चिड़िया से सुंदर घोंसला कैसे बना, यह वर्दी कैसे मिली? बोली करनी पड़ती है मेहनत दिन रात, आंखों में गड्ढे डालने पड़ते हैं, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। 11 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? न्यायपालिका का सर्वोच्च, तो सबसे पहले क्या होते हैं? जिला न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय जिनको कहते हैं। यहां से क्या जाते हैं? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 124। सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया? 28 जनवरी 1950। 28 जनवरी इसका नाम सुप्रीम कोर्ट। उससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, उससे पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। जिला न्यायालय अनुच्छेद 233, जिला जज अनुच्छेद 233। तो सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी, याद रखिएगा, उच्चतम न्यायालय। आजादी से पहले एक और हुआ करता था, एक तो फेडरल कोर्ट था, फेडरल कोर्ट से ऊपर एक प्रीवी काउंसिल भी हुआ करती थी, ब्रिटिश प्रीवी काउंसिल। लेकिन आजादी के बाद में यह सब खत्म हो गया, आजादी के बाद में यह सब खत्म। तो 12 का उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है। डैश वर्ष की आयु से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को
मोटरसाइकिल चलाते समय या उस पर यात्रा करते समय एक सुरक्षात्मक टोपी हेड गियर पहननी चाहिए, अर्थात हेलमेट पहनना चाहिए। हेड गियर का मतलब क्या है? हेलमेट। और हेलमेट ना पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना है। हेलमेट ना पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाता है 25,000 रुपए का जुर्माना, 3 वर्ष तक की सजा। 25,000 रुपए का जुर्माना, 3 वर्ष तक की सजा। आप शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, 10,000 रुपए का जुर्माना, साथ में 6 महीने की सजा पहली बार में। ओवर राइड करते ओवरलोड 2000, ओवर स्पीडिंग 1000। ठीक है भैया। यदि आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के चला रहे हैं, बिना डीएल के, तो 5000, बिना ड्राइविंग लाइसेंस 5000 का फाइन। जबकि हेलमेट बिना हेलमेट चला रहे तो याद रखिएगा 1000 रुपए का जुर्माना। 4 वर्ष से ऊपर सभी के लिए, 16-18 नहीं, 4 वर्ष से ऊपर। 4 वर्ष समझते हो? 4 वर्ष का जो बच्चा होता है, 4 वर्ष से ऊपर सभी के लिए मोटरसाइकिल चलाओ या बैठो। 4 वर्ष का बच्चा तो बैठेगा, मोटरसाइकिल चलाएगा तो नहीं बैठेगा, तो बच्चा उसको हेलमेट पहनना अनिवार्य है, याद रखिएगा। और 9 महीने से 4 वर्ष उससे एक सुरक्षात्मक कुछ भी उसको भी पहनना अनिवार्य है। लेकिन 4 वर्ष से ऊपर इसको एक हेलमेट, एक टोपी पहनना अनिवार्य है। 4 वर्ष लिख लो। कितने साल? 4 वर्ष। 13 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। सार्वजनिक उपद्रव दंडनीय, जिसके लिए जुर्माना कितने रुपए तक? अब सती बीएनएस की धारा 292। सार्वजनिक उपद्रव, आप जैसे रोड मोहल्ले में खड़े होकर गाली गलौज कर रहे हैं या उत्पात मचा रहे, किसी के घर के आगे परेशान करके रख दे रहे हैं उसको, तो हमेशा याद रखिएगा ये क्या है सती, यहां पर दंडनीय है। और किसमें? 292। अब इसमें जो जुर्माना है वो बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। जुर्माना 1000 रुपए तक का, इसके लिए सजा। हालांकि विशेष प्रकार के जो सार्वजनिक उपद्रव होते हैं, विशेष प्रकार के जो सार्वजनिक उपद्रव, इनके लिए तो अलग से सजा है। जो सार्वजनिक उपद्रव जिनके लिए सजा नहीं दे रखी, उसमें 200 रुपए तक का जुर्माना, या जो अभी बीएनएस के तहत, बीएनएस धारा 292, ये कितने रुपए बढ़ा दिया गया है? 1000 रुपए तक का जुर्माना। इसको कितने रुपए तक बढ़ा दिया गया है? 1000 रुपए तक का जुर्माना। 1000 रुपए तक का जुर्माना। 1000 रुपए तक का जुर्माना। वो बताइए, ऐसा कोई व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थल पर गाली गलौज करता है या कोई अश्लील हरकत करता है, छपरी जो होते हैं, छपरियों को कौन सी? तो जो छपरियों पर धारा लगती है, छपरी माने सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने के लिए, सार्वजनिक स्थल पर ऑब्सीन अश्लील हरकत करने के लिए, इनको याद रखेगा 3 माह तक का कारावास, 3 माह तक का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना। 1000 रुपए तक का जुर्माना। यह छपरियों के लिए विशेष धारा है, धारा 296, बीएनएस धारा 296। तुम में से तो कोई नहीं है छपरी, वैसे छपरी दरोगा कैसे बनोगे? तुम तो छपरियों को पकड़ा करोगे। 14 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। तो धारा 296 याद रखना, समझे? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत किसी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन नहीं करने पर कितने कारावास की सजा हो सकती है? अभी बताइए, रासुका किस वर्ष आया? रासुका किस वर्ष आया? या इन सवालों का जवाब दीजिए। रासुका किस वर्ष पारित किया गया? चलिए भैया, रासुका में निवारक निरोध की अधिकतम अवधि, रासुका में निवारक निरोध की अधिकतम अवधि, रासुका में निवारक निरोध की अधिकतम अवधि, किसी को प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने की अधिकतम अवधि कितनी है? यह बताइए। सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार बोर्ड का, या सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य? सलाहकार बोर्ड में कितने सदस्य? सलाहकार बोर्ड में अध्यक्ष सहित ये कितने सदस्य होंगे? अध्यक्ष
सहित सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार बोर्ड का गठन, सलाहकार बोर्ड के गठन से संबंधित धारा और सलाहकार बोर्ड एडवाइजरी बोर्ड जो होगा इसकी प्रक्रिया, सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया, किस प्रक्रिया के तहत यह निर्णय पर पहुंचेगा। ध्यान दीजिएगा, 12 माह या 1 वर्ष, अधिकतम किसी को 1 वर्ष तक, वो भी एक बार में अधिकतम 3 महीने के लिए, 3 महीने से आगे उसको अगले 3 महीने रखने के लिए सलाहकार बोर्ड की परमिशन। यह साथी किस वर्ष आया, ये 1980 में आया। और अधिकतम कितने, 12 महीने या 1 वर्ष। सलाहकार बोर्ड में 3 होते अध्यक्ष सहित। सलाहकार बोर्ड का गठन रासुका की धारा 9 और सलाहकार बोर्ड की प्रक्रिया रासुका की धारा 11। सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष बनने के लिए क्या योग्यता होती है, हाई कोर्ट का पूर्व जज, हाई कोर्ट का पूर्व जज हो ही हो। और अगर किसी को इसमें साथी फरार व्यक्ति द्वारा आदेश का पालन नहीं किया गया तो 1 वर्ष तक का कारावास मिलेगा। इनमें से कौन सा टैक्स फ्री कर मुक्त अनुलाभ है, किसी कर्मचारी को मिलने वाला एक ऐसा लाभ जिस पर टैक्स नहीं लगता, जिस पर टैक्स नहीं लगता। आप में से कितने ऐसे ईमानदारी से आपको मां सरस्वती की सौगंध है जो नोट्स बना रहे इसको नोट कर रहे हैं, यस या नो, यस या नो, केवल यस या नो करना है। चलिए, महंगाई भत्ते पर भी लगता है, इसको भी सैलरी में काउंट किया जाता है। भोजन भत्ता जो होता है उस पर भी, ओवर टाइम भत्ते पर भी, जो नियोक्ता द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, अब इंप्लॉयर ट्रेनिंग दे रहा है, इस पर साथी ये टैक्स फ्री परक्यूसिट है, ये कर मुक्त अनुलाभ है। 16 का उत्तर डी। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना विश्व बैंक और भारत सरकार किस अनुपात में खर्चा कर रही है, विश्व बैंक और भारत सरकार किस अनुपात में खर्चा कर रही है, विश्व बैंक और भारत सरकार किस अनुपात में खर्चा कर रही है। बहुत शाबाश। और तुम जितने नो लिख रहे हो ना, तुम आज लिख लो इस बात को, तुम्हारी फाइनल लिस्ट में भी नो ही रहेगा। फाइनल तो छोड़ो, डीवी पीएचडी वाली में भी नो ही रहेगा, नो। तुम में से जितने यस हैं उतना अब तुम देख लेना। 50-50, 50-50 शिक्षा संवृत्ति सूची का विषय। 1864 में भारत में प्रथम वन महानिरीक्षक, मतलब किनकी अध्यक्षता में भारत में वन विभाग का गठन किया गया था, किसकी अध्यक्षता में वन विभाग का गठन किया गया था भारत में पहली बार 1864 में। यह जर्मनी के थे डाइट्रिच ब्रैंडिस, ये जर्मनी के थे डाइट्रिच ब्रैंडिस, ये जर्मनी के थे डाइट्रिच ब्रैंडिस। 18 का उत्तर ए। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे, किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे, किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे। तो इनको कहा जाता है हाई इल्ड वैरायटी सीज। हाई मतलब उच्च क्षमता, उच्च क्षमता, हाई इल्ड वैरायटी, हाई इल्ड वैरायटी, उच्च जो क्षमता होती है वो वाले जो बीज होते हैं, उनकी जो किस्में होती हैं, HYV सीड्स कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, HYV सीड्स। ज्यादा पानी, रासायनिक खाद, मशीनों का प्रयोग, मशीनों का प्रयोग, हाई इल्ड वैरायटी, हाई इल्ड वैरायटी कह देते इसको, समझे। हाई इल्ड वैरायटी या उच्च उपज देने वाले, उच्च उपज किस्म, उच्च उपज किस्म। 19 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करता है। जो हम भारत के लोग, भारत का संविधान किसके द्वारा, भारत की जनता के द्वारा संविधान सभा के माध्यम से बनाया गया। बिल्कुल सही, बहुत शाबाश। देखिए, मेहनत करो तुम लोग, इतने बड़े लक्ष्य को, इतने बड़ी कामयाब नौकरी को तुम लोग बहुत हल्के में ले रहे हो, यूपी कांस्टेबल से भी हल्के में। तुम्हें क्या लगता है आदमी ये वीडियो बनाता रहता है या पढ़ाता रहता, तो मैं तुम्हें जगाने के लिए करता हूं ये सब, कि काश तुम लोग जाग जाओ, तुम मेहनत पे उतर जाओ। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा नाम फाइनल लिस्ट में आए,
अब नो लिख के दिखाओ तुम। तो में से क्या कोई भी ऐसा है जो फाइनल लिस्ट में नाम नहीं चाहता? वी द पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता, हम भारत के लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड या अभिलेख न्यायालय होगा? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसकी मानहानि के लिए, इसकी अवज्ञा के लिए, इसके कंटेम्प्ट के लिए यह दंड देने का अधिकारी है। समझे मेरी बात? तो अभिलेख न्यायालय किस में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 में, अनुच्छेद 129 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार या बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है? और भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए भारत सरकार एक कानून भी लेकर आई, भारत सरकार एक कानून भी लेकर आई, बंधुआ मजदूरी अबोलिशन अधिनियम या बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। तो लिख लीजिएगा, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम यह किस वर्ष आया? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट यह 1976 में आया। यह कब आया? 1976। अनुच्छेद 23 बेगार मजदूरी पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 यह बेगार मजदूरी पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। 22 का डी। भारत की संसद द्वारा पैसा पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, मतलब जो पंचायत 73वें 74वें संविधान संशोधन के नियम थे, उनको जो अनुसूचित क्षेत्र थे अनुसूची 5 में, उनमें भी लागू किया गया। इसको पैसा एक्ट कहते हैं, इसको पीसा एक्ट भी कह देते हैं। 1996 ये 24 दिसंबर 1996 से लागू हुआ। ये कब से लागू हुआ? 24 दिसंबर 1996 से। जबकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब से लागू हुआ? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम यह 24 अप्रैल 1993 से। तो 23 का उत्तर क्या जाता है? डी आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है, कानून बनाने की शक्तियों से संबंधित। तो याद रखिएगा, भाग 9 पंचायत, भाग 9 पंचायत, भाग 8 यूनियन टेरिटरी, भाग 11 केंद्र और राज्य की शक्तियां एक और मिलकर क्या हो जाती है? एक और एक मिलकर क्या हो जाती है? 11। इसी में प्रशासनिक उपबंध है 256 से 263। इसी में साथ ही विधायी उपबंध है। तो विधायी उपबंध जो भाग 11 है, इसमें साथ ही कानून बनाने की शक्तियों से संबंधित जो विधायी अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 245 से 255, और जो प्रशासनिक है वो साथ ही 256 से 263। सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, ये सब किससे संबंधित है? सरकारी आयोग सबसे पहले 1983 में, पुंछी आयोग ये केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध। भारत का पहला प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन कौन सा बना था? 1965 में यह भारत का प्रथम सेज, इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता था, विशेष निर्यात क्षेत्र, प्रथम सेज। यह साथ ही गुजरात की कांडला बंदरगाह पर खोला गया। यह कहां पर खोला गया? गुजरात के कांडला बंदरगाह पर। कहां पर? गुजरात के कांडला बंदरगाह पर। प्रथम सेज गुजरात के कांडला बंदरगाह पर। तो यह भारत का पहला प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र था। यह बताइए सेज एक्ट कब आया? यह 2005 में आया। साथ ही सेज एक्ट कब आया है? अच्छे से याद रखिएगा, सेज एक्ट 2005 में आया। सेज एक्ट किससे आया है? जो सेज एक्ट या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, यह साथ ही 2005 में आया। जबकि लागू कब से हुआ? यह 2006 से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट यह सरकार 2005 में लेकर आई। 25 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है।
2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? किस राज्य में सबसे कम लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट है? लोएस्ट क्रूड बर्थ रेट। इस राज्य का सर्वाधिक लिंगानुपात है, इस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। ठीक है भैया, इस राज्य में क्या है? सर्वाधिक लिंगानुपात। यह राज्य सर्वाधिक साक्षर भी है, पूरे देश में सर्वाधिक साक्षर राज्य भी यही है। परंतु क्रूड बर्थ रेट जो होते हैं, जो क्रूड बर्थ रेट है, अशोधित जन्म दर, वो सबसे कम केरल में है। अशोधित जन्म दर यह सबसे कम कहां पर है? केरल में। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण किया गया है? शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कानून बनाने की शक्तियां होती हैं, विधायी शक्तियां, कानून बनाने की शक्तियां, विधायी शक्तियों का वितरण, तो जिसमें 3 लिस्ट है, इसमें आप सभी जानते हैं विधायी शक्तियों का वितरण मतलब अनुसूची 7, विधायी शक्तियों का वितरण मतलब अनुसूची 7। अनुसूची 7 में कितनी लिस्ट है? लिस्ट 1, लिस्ट 2 और लिस्ट 3। भाई लिस्ट 3 है, इसको संघ सूची कहते हैं। इस पर साथ ही संसद कानून बनाती है। इस पर राज्य सूची राज्य का विधानमंडल, समवर्ती सूची केंद्र राज्य दोनों टकराव में केंद्र का कानून प्रभावी होगा। इसमें जो विषय नहीं है उनको अवशिष्ट विषय कहा जाता है। और अवशिष्ट विषय किस में आते हैं? ये अनुच्छेद 248 में आते हैं। अवशिष्ट विषय किस में आते हैं? अनुच्छेद 248 में। अनुच्छेद 248 में। तो जो 7वीं अनुसूची है, यह केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का मतलब है जो कानून बनाने की शक्तियां हैं उनका विभाजन करती है। 27 का ए। भूदान आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ और इसके प्रवर्तक कौन थे? भूदान आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? यह तेलंगाना का एक गांव है, पोचमपल्ली गांव। यह कौन सा गांव है? तेलंगाना के गांव है पोचमपल्ली गांव, उससे संबंधित। इसके प्रवर्तक थे संत विनोबा भावे, जिन्हें 1958 में सबसे पहले रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। 1951 से भूदान आंदोलन शुरू हुआ है। 1951 से भूदान आंदोलन शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता किस वर्ष स्थापित किया गया? 18 दिसंबर 2015 से लागू। 18 दिसंबर 2015 से लागू कहा गया। स्टेब्लिश कब किया गया? यह लागू कब से हुआ? 18 दिसंबर 2015 से। यूपी इससे पहले 1901 का कोड था। उससे पहले कौन सा था? आप कहोगे सर 19 से पहले 1901। इससे पहले 1901 का एक कानून था। उससे पहले क्या था साथी? 1901 का एक कानून था। 2012-2015, 18 दिसंबर 2015 बिल्कुल सही है। कानून कब आया था? 2006 में। यूपी रेवेन्यू कोड वाज स्टेब्लिश इन 2006। इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 1901 हुआ करता था। इससे पहले उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 1901 का कानून था। फिर इसको हटाकर 2006 में आया और 2006 में यह लागू कब से हुआ? 18 दिसंबर 2015 से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये कहां से आए? भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इतना टाइम लगा 2006 से 2015। सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से राज्यपाल के पास आया, तब इसको मंजूरी दी, तब जाके लागू हुआ। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है यह आयरलैंड के संविधान से लिए गए। ये कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से। इनका उद्देश्य क्या है? ये भारत को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। ये भारत को क्या स्थापित करना चाहते हैं? एक वेलफेयर स्टेट, एक अपने नागरिकों का, अपने देश के नागरिकों का कल्याण करने वाला राज्य। शुभम, आपकी बात मैंने सुन ली है।
तो इसका उत्तर ए। किस देश ने 2019-20 के दौरान भारत में अधिकतम एफडीआई में योगदान दिया? न केवल 2019 में, 2023-24 में भी सर्वाधिक इसी से आई है। 2023-24 में भी इसी देश का सर्वाधिक योगदान रहा है। और यह किस राज्य में सबसे ज्यादा गई है? महाराष्ट्र में एफडीआई। किसी निवेश को एफडीआई मानने के लिए मालिकाना हक की न्यूनतम सीमा कितनी है? मालिकाना हक की या शेयर की न्यूनतम सीमा, मालिकाना हक की न्यूनतम सीमा कितनी है? अगर कोई व्यक्ति निवेश करता है, और कब उसके निवेश को एफडीआई कहा जाएगा? कब उसके निवेश को एफडीआई कहा जाएगा? तो आप कहोगे सर एफडीआई तब कहा जाएगा जो 10% हिस्सेदारी लेता है, उस पैसे से 10% हिस्सेदारी। सिंगापुर। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूची है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूची है? देखिए, इसकी जो प्रथम अनुसूची है उसमें तो शपथ का फॉर्मेट दिया गया है कि जो साथी मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त या स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या स्टेट के अन्य इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होते हैं, वो जो शपथ ग्रहण करते हैं, तो शपथ का जो प्रारूप दिया गया है मुख्य सूचना आयुक्त इत्यादि ये सब। जबकि इसकी जो अनुसूची 2 है, अनुसूची 2 याद रखिएगा, ये धारा 24 के तहत, धारा 24 के तहत आरटीआई के दायरे से बाहर संस्थाएं, आरटीआई के दायरे से बाहर जो संस्थान, जो संगठन आरटीआई के दायरे से बाहर हैं, उनके नाम दिए गए। हालांकि ये भी दायरे में आते जब मानवाधिकार उल्लंघन का मामला हो। केवल 2 मामलों में आरटीआई मांग जा सकती है इनसे, मानवाधिकार उल्लंघन या भ्रष्टाचार के मामले में। बाकी आप इनसे सूचना नहीं मांग सकते। तो कितनी अनुसूची हो गई सर? 2 अनुसूची। कितनी अनुसूची हो गई भैया? 2 अनुसूची। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, यह थोड़ा अजीब लगेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, पर मैं पूछता हूं कि इन्हें हटाता कौन है? केवल मानवाधिकार आयोग में याद रखना, हटाने का अधिकार किसको है, हटाता कौन है? राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य। यहां पर बात राज्य की हो रही है, नियुक्ति तो राज्यपाल करेगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, और जिस समिति की सिफारिश पर करता है उसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है। इसी प्रकार जो राज्य लोक सेवा आयोग होते हैं उनमें भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। इसी प्रकार जो राज्य का लोक सेवा आयोग होता है, जैसे यूपी पीएससी है, तो राज्य का जो लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और सदस्यों को भी हटाने का जो अधिकार है वो सती राष्ट्रपति का है। यह मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, और इसमें याद रखिएगा 33 का ये आपका बिल्कुल सही है, नियुक्ति की बात हो रही है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन। एसआर बोम्मई केस इसी से संबंधित है, जिसमें पंथ निरपेक्षता यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जिसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान के मौलिक ढांचे में माना है, जिसमें पंथ निरपेक्षता को संविधान के मौलिक ढांचे में माना है। याद रखिएगा अनुच्छेद 356, आर्टिकल 356। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए? भाई जो एनएचआरसी होता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसमें एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 5 क्या होते हैं? फुल टाइम मेंबर, पूर्णकालिक सदस्य, और साथ ही 7 पदेन सदस्य, 7 पदेन सदस्य एक्स ऑफिसियो। इसका अध्यक्ष कौन होना चाहिए? या तो सर्वोच्च न्यायालय का कोई रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, या तो मुख्य न्यायाधीश के पद से रिटायर हुआ हो, या वो किसी नॉर्मल न्यायाधीश के पद से रिटायर हुआ हो। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रिटायर्ड जज, चाहे वो चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुआ हो
या नॉर्मल जज के पद से रिटायर हुआ हो, वही अध्यक्ष बन सकता है। 35 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। एनएचआरसी के प्रथम अध्यक्ष बताइए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रामकृष्णन बनाम केरल राज्य। उच्च न्यायालय का निर्णय, यह सती किसके संबंध में एक ऐतिहासिक निर्णय है। एक केस आया के रामकृष्णन। इस के रामकृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट ने किससे संबंधित निर्णय लिया था? सुप्रीम कोर्ट ने किससे संबंधित? बाद में यही साथी याद रखिएगा, जो मुरली देवड़ा केस था, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ, मुरली देवड़ा बनाम भारत संघ, यह 2001 का केस था। यह भी साथी सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान से संबंधित है। जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, सार्वजनिक स्थल पर जो पब्लिक प्लेसेस होती हैं, सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान से, हालांकि धूम्रपान शब्द गलत होता है, शब्द होता है धूमपान, लेकिन लिखते हैं धूम्र तो धूम्री मान लेती है जनता, जबकि धूम्रपान नाम का कोई शब्द ही नहीं है। धूम्रपान नाम का यह निषेध, ये भी केस याद रखेगा, मुरली देवड़ा केस। और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, ये के रामकृष्ण बनाम केरल राज्य केस भी इसी से संबंधित है। के रामकृष्ण और दोनों के दोनों, के रामकृष्ण, इसमें केरल हाईकोर्ट का निर्णय था, इसमें केरल हाईकोर्ट ने निर्णय दिया, जबकि मुरली देवड़ा केस में यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था। 36 का उत्तर डी। 37, भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित कराता है? राज्य विधानसभाओं का चुनाव सती लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अगर साथी इन 6 में से किसी के चुनाव होते हैं तो इन 6 के 6 को इनके चुनाव कराने की जिम्मेदारी लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। यह अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। यह जिम्मेदारी किसको दी गई है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। राज्य चुनाव आयोग यह पंचायत चुनाव कराता है। जो पंचायत के चुनाव नहीं होते, नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, उसे राज्य चुनाव आयोग कराता है। बाकी याद रखिएगा, जो भारतीय निर्वाचन आयोग है, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, भारतीय चुनाव आयोग भी कहते हैं, अनुच्छेद 324 ये 6 चीजों का चुनाव कराता है। संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? बात बुलाने की चल रही है, बात बुलाने की। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदन की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसको है? अध्यक्षता तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर, लोकसभा के अध्यक्ष या लोकसभा स्पीकर करते हैं। बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। इसके आवाहन करने का, इस संयुक्त सत्र को आहूत करने का, आवाहन करने का, आहूत करने का, समन करने का, बुलाने का, यह अधिकार राष्ट्रपति का है। लेकिन अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा स्पीकर। भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कारखाने में काम करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस वर्ष से कम आयु का कोई, इस वर्ष से कम आयु के बालकों का कारखाने में काम करने से प्रतिषेध किया गया है। कारखाने में काम करने से प्रतिषेध, कारखाने में काम करने से प्रतिषेध, उसको चाइल्ड लेबर माना गया है। उसको क्या माना गया है? चाइल्ड लेबर। 14 वर्ष अनुच्छेद 24 के तहत, यह किसमें है? अनुच्छेद 24 में। जो बाल मजदूरी है, और बाल मजदूरी को खत्म करने का एक्ट कब आया था? चाइल्ड लेबर अबोलिशन एक्ट कब आया था? लिख लीजिएगा, 1946 में। बाल मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम, बाल मजदूरी प्रतिषेध अधिनियम, बाल मजदूरी उन्मूलन एक्ट जो है यह 1986 में आया। जबकि बंधुआ मजदूरी वाला कब आया था? बंधुआ मजदूरी वाला कब आया था? किन दो देशों ने भूस्थानिक सहयोग के लिए बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता किया है?
सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर, किसके समय पर? सबसे पहले याद रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर यह साथी एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था जी सोमिया, फिर लिमोआ, फिर कोमकासा। सबसे पहले जी सोमिया, इनका क्रम पूछ सकता है, फिर लिमोआ, फिर साथी कोमकासा, ये 2002 में, ये 2016 में, ये 2018 में, और फिर साथी ये बीका। ये 4 मूल एग्रीमेंट है भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में ये 4 मूल है भारत और अमेरिका के बीच में। इनको लिख लीजिएगा। ये साथी लॉजिस्टिक्स से संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित, ये मिलिट्री इंटेलिजेंस से संबंधित, और ये बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन। बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन, इनका क्रम पूछ लेगा, क्रम से लगाओ, पहले कौन साइन हुआ, बाद में कौन साइन हुआ, भारत और अमेरिका के बीच में। अपना ईमानदारी से 40 में से स्कोर बताओ। इसमें 40 में से स्कोर। 2 क्वेश्चन आपसे होमवर्क के पूछ रहा हूं। बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम कब आया? बंधुआ मजदूरी रोकथाम अधिनियम कब आया? और साथी एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया? वायु प्रदूषण रोकथाम अधिनियम कब आया? जितनी चीजें आप सभी को बता के चल रहा हूं, जब ये 54 शिफ्ट कंप्लीट हो जाएंगी, अपने आप को अलग ही लेवल पर पाओगे। अब सभी लोग ये वेट मत कीजिए बच्चा कि कब आएगी कब नहीं आएगी भर्ती। जितनी मेहनत कर सकते हो उससे पहले कर लो। बाकी कमेंट्स करके जरूर बताना कुछ और मुझसे हेल्प चाहते हो पढ़ाई में, लेकिन कमेंट सब किया करो। बहुत ही दिल से विश देता हूं। क्लास कैसी लगी अगले दिन के लिए हौसला मिलता है। आप ये तो जानते हैं कि आपके सामने तो यहां पर 1 ही घंटे होते हैं, इसके पीछे भी बहुत मेहनत लगती है तैयार करने में चीजों को, एक एक चीज क्या पढ़ाना है, किस क्वेश्चन में और क्या चीज बता के चलनी है, जिससे कि आप ये जो एक्स्ट्रा जानकारी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप सभी के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। सभी लोग एग्जामपुर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और थ्योरी के लिए एग्जामपुर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जरूर जुड़ना, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।